नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद हो रही है आपसे मुलाकात। बीच बीच में कुछ काम की मजबूरियों की वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है, इसका अफसोस मुझे भी रहता है। लेकिन एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। सुनाओ संजय, कानों देखी, यानी कोर्ट कचहरी की ऐसी पेचीदा कहानियाँ, ऐसे पेचीदा मसले जिनके साथ आपसे चर्चा होती है, जिन मसलों पर। और आज का मसला, आज की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कि करे कोई, भरे कोई और मरे कोई, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप अपने आप को अग्नि परीक्षा से गुजर के निष्कलंक साबित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरे आत्मविश्वास के साथ साथ तथ्य भी हों और कथ्य भी हो, ताकि आप पुलिस को, प्रशासन को, अदालत को कन्विंस कर सकें कि आप निर्दोष हैं। कई बार आदमी निर्दोष होता है लेकिन वो पूरी शिद्दत के साथ बता नहीं पाता कि वो निर्दोष है, और ऐसे में उसको सज़ा हो जाती है। देश का कानून ये कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, उससे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक निर्दोष आदमी फंसना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बहुत सारे ऐसे निर्दोष आदमी फंसे पड़े रहते हैं, ज़िंदगी उनकी तबाह हो जाती है और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वो जेल की सलाखों के पीछे गुजार देते हैं। उसके बाद कानून कहता है, अदालत कहती है कि साहब, प्रोसिक्यूशन आपका जुर्म साबित नहीं कर पाया, लिहाजा आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। और मुझे याद आता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था जिसमें कोर्ट ने, वकील साहब ने एक टर्म यूज़ किया कि बाइज्जत बरी होने को। तो जज साहब ने पूछा कि ये क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये बाइज्जत, इसको हिंदी में कहते हैं बाइज्जत बरी होना। तो उन्होंने कहा बाइज्जत का मतलब क्या है कि जब उसका फैसला सुनाती है अदालत तो उसको क्या गारलैंड यानी गले में हार डालकर उसे भेजा जाता है, बाइज्जत का मतलब क्या है। तो इस तरह की चीज़ें भी कई बार अदालत में आती हैं। लेकिन एक बहुत ही ऐसा पेचीदा किस्सा है जिसमें एक महिला ने अपने 45 साल की अधेड़ महिला, 4 पड़ोसियों पर उसने गैंगरेप का आरोप लगाया कि साहब, इन लोगों ने हमारे घर में घुस के और हमारे साथ गैंगरेप किया। मामला अदालत में पहुंचा और पुलिस ने आनन फानन में महिला के कहने पर जो सबूत महिला ने पेश किए वो सबूत सारे वहां पर रखे गए और 376 का मामला दर्ज किया और चारों को अंदर कर दिया गया और चारों अंदर रहे। अदालत में जब पेशी हुई तो उन्होंने अपनी बारी आने पर यह कहा कि हुजूर, हमने कुछ नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन ने कहा, जी हर आदमी यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन यही सारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि साहब हुजूर, अगर ऐसा है तो अदालत हमारे डीएनए टेस्ट करा ले। डीएनए में अगर हमारी वो आती है रिपोर्ट तो फिर हमें दोषी मान लिया जाए। लेकिन हमारी आपसे अर्जी है, अभी तक तो ये होता था कि प्रोसिक्यूशन, पुलिस, एजेंसी, अभियोजन पक्ष ये डीएनए टेस्ट कराता है अपनी बात साबित करने को, आरोप साबित करने के लिए। लेकिन यहाँ अपराधी नहीं, आरोपी अदालत से गुहार लगा रहे हैं, हुजूर हमारा डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, हम निर्दोष हैं और हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। साहब, डीएनए टेस्ट कराई गई। डीएनए टेस्ट में चारों लोगों की, जो रेप विक्टिम यानी जो तथाकथित महिला जिसने अपने वो कपड़े और ये सारे दिए थे जिसमें वीर्य लगा था और तमाम सारे ऐसे सबूत थे जो आरोपी को दोषी साबित कर सकते थे, डीएनए रिपोर्ट में ये चारों बेदाग बच गए। ये भी बच गया। अब ये हुआ कि भाई दोषी कौन, आरोपी कौन, जिस पर दोष साबित हो सकता है। फिर पुलिस के अधिकारियों ने, जो घाघ और बहुत सधे हुए अधिकारी हैं, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने इस मामले में जो ज़्यादा चरचर कर रहा था आगे महिला का दामाद गोपाल, पुलिस को शक हुआ कि हो न हो ये भी हो सकता है, और फिर उसका भी डीएनए कराया गया। और देखिए संजोग, 45 साल की महिला के 30 साल के दामाद के साथ डीएनए मैच कर जाता है। जो भी सबूत महिला ने इन लोगों को फंसाने के लिए दिए थे वो सारे गोपाल के साथ मैच कर जाते हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर इलाके का मामला है। 2014 अगस्त में महिला ने ये मामला दर्ज कराया था और अदालत, प्रोसिक्यूशन, पुलिस अधिकारी सारे दंग रह गए। अदालत ने फिर सख्ती से पूछताछ की। महिला टूट गई और उसने बताया कि हाँ, उसके रिलेशन थे, लेकिन वो अपने पड़ोसियों के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को और ख़त्म करने के लिए, यानी उसमें उनका बदला चुकाने के लिए उसने पड़ोसियों को फंसा दिया था। ऐसे बहुत सारे केस देश की अदालतों में आते हैं जिनमें बाद में जाकर पता चलता है कि जो आदमी 20 साल, 30 साल, 10 साल सलाखों के पीछे काट कर आया है वो तो निर्दोष है। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। अदालत ने फिर ये कहा कि ये बिल्कुल नैतिकता के ख़िलाफ़ है और महिला और उसके दामाद
जो उसका सच में महिला के साथ, अपने दामाद के साथ महिला के रिश्ते थे, उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई अदालत ने। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं कि रिश्तों को शर्मसार करने वाली बहुत सारी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। लेकिन इसी में कुछ लोग हैं जो खून के रिश्ते ना होते हुए भी अपने दिल के रिश्ते के साथ दूसरों के साथ रिश्तेदारी निभाते हैं। और सिर्फ वही नहीं, कई रिश्ते तो ऐसे आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे, उनके भी बच्चे उन रिश्तों को निभाते हैं। लेकिन समाज में वही है कि खून के रिश्ते हों या बनाए हुए रिश्ते हों, रिश्तों का गला काटने में भी लोग पीछे नहीं हटते। लिहाजा ऐसे लोगों से सावधान रहिए और ये निगाहदारी पूरी तरफ रखे रहिए कि जिनको हम अपना मानते हैं, कई बार हमारी बंद आंखें वही खोलते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो ऐसे आंख मूंद कर विश्वास करना छोड़िए और सच्चाई, रियलिटी की रोशनी में उनको देखिए, परखिए। और कुछ शायरी में तो ये भी कहा जाता है कि हर चीज़ को परख के मत देखना, वरना हर रंग उतर जाता है। लेकिन परखना ज़रूर है, क्योंकि जब तक हम परखेंगे नहीं तब तक हम सच्चाई तक जाएंगे नहीं। ये भी है कि सारी ज़िंदगी परखने में ही ना गुजर जाए, ये भी देखिए। परखने के बाद एक बार यकीन हो जाए तो आप यकीन को बरकरार रखिए। अन्यथा अगर आप लगातार यकीन के बाद भी आप चीज़ों को परखेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। रिश्ते कुछ ऐसे ही होते हैं जिन पर भरोसा करना ज़रूरी है, आँख मूंद कर नहीं, आँख खोल कर, दिमाग के दरवाजे खिड़की रोशनदान खोल कर। अन्यथा फिर आप धोखा ही खाएंगे। लेकिन धोखा ना खाएं, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी परख पर विश्वास करें। अगर एक बार परखने के बाद आपको लग गया कि सामने वाला अच्छा है, तो फिर उसको सारी ज़िंदगी परखने से, फिर जिसको आप परख रहे हैं ना, कसौटी पर सोना घिसेंगे तो आपको ये पता तो चल जाएगा कि सोने में कितना खरापन है। लेकिन सोना भी घिसता है जनाब, हीरा भी घिसता है। हीरा सदा के लिए तो है, लेकिन लगातार घिसने के लिए नहीं। अब हम चर्चा करें कुछ खबरों की। खबरों में आज फिर छाया रहा चार धाम का मुद्दा, जिसमें ये कहा गया कि देश की सुरक्षा ज़रूरी है और ऐसे में पर्यावरण, विकास और देश की सुरक्षा, इन तीनों चीज़ों में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। सरकार को भी कोर्ट ने यही कहा और कोर्ट ने सीधा संदेश भी दिया याचिकाकर्ताओं से, कहा कि चूँकि आए दिन चीन के साथ हमारी चीज़ें चलती रहती हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि हम चीन से सटी हुई सीमाओं पर, जो बहुत ही दुर्गम इलाका है, वहाँ पर हम अपनी पकड़ मजबूत रखें। मामले की सुनवाई बुधवार को भी होगी। और इसके साथ ही एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने अगरतला में भी, यानी त्रिपुरा में भी ये कहा है कि नगर निगम के चुनाव में बीजेपी के लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं को डर है, वो उनको परेशान कर सकते हैं। लिहाजा कोर्ट ऐसा आदेश दे जिससे कि उनके टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब हम चलते चलते आप लोगों से बात कर लें, जो हमारे पिछला एपिसोड था जिसमें हमने ये बताया था कि मुकदमा कोर्ट में दर्ज हुआ और पंचायत से फैसला आया। तो कई बार ऐसा होता है, उस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके साथ वो शेयर करें। कुछ प्रतिक्रियाएं जो हम अभी आपके सामने चर्चा करेंगे। श्रीकांत खंडूरी उत्तराखंड से हैं और अभी हाल ही में मैं उत्तराखंड जाके आया हूँ, दिवाली पे मैं वहीं था। तो नाइस सर, हमने फॉगी लाइफ ही है। पायल कुमारी ऑफिशियल वो लिख रही हैं, आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी हमेशा खुश रहें। जी हाँ, बिल्कुल। छठ का शाम का अर्घ्य पूरा हो चुका है और सुबह का अर्घ्य उगते सूरज को प्रणाम करने के साथ ही, अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही ये छठ का पर्व संपन्न हो जाएगा। मेरी आप सारे लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जो स्वास्थ्य के देवता हैं, सृष्टि और वृष्टि के देवता हैं सूर्य, वो आप पर अपनी कृपा बरसाएं और छठी मैया की कृपा रहे। मौसम विभाग का जो सूत्र वाक्य है वो भी यही है, आदित्यात जायते वृष्टि। तो वृष्टि और सृष्टि दोनों के देवता सूर्य हैं और उनकी कृपा आप पर रहे। और ये कहते हैं कि बाकी देवताओं के बारे में तो हमें सिर्फ पढ़ने से पता चलता है या बहुत कम ही लोगों को उनका अनुभव हो पाता है, लेकिन सूर्य ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके लिए लोग कहते हैं कि नमो धर्म विधानाय नमो सुकृत साक्षिणे, आपके सारे कर्म का साक्षी है। नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमोस्तुते। तो आपके ऊपर कृपा रहे। और इसके साथ ही हम कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ें। उत्पल सिंह लिखते हैं, आप भी बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। थैंक यू उत्पल जी, हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को कहानी पसंद नहीं आती, वो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल बेकार हो।
बालकृष्ण शर्मा जी ने थम्स अप दिया है, और इसके साथ ही दीपक कुमार, दैट्स व्हाट हैपेंस इन द कंट्री, उन्होंने उस कहानी पर लिखा है कि हमारे देश में कई बार ऐसा ही होता है अक्सर। और दीपक अरोड़ा जी ने लिखा है गुड, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भी शुक्रिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ सजेशन भी देंगे और हमें कुछ सलाह भी देंगे, जिससे कि लीजिए साहब, यह आ गया अजय शास्त्री मटका, उन्होंने लिखा है कि ये झूठ बोल रहा है, इसको आज भी जातिवाद पसंद है। ओहो हो अजय शास्त्री जी, मैं हालांकि मेरी वो तो नहीं है कि आपके आगे सारी चीज़ें क्लियर करूं, लेकिन मैं बता दूं कि जातिवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप लोग उस चश्मे से देखते होंगे, हमारा ऐसा कोई चश्मा नहीं है, इसलिए जो चश्मा मेरा नज़दीक की दृष्टि और दूर दृष्टि का है वो भी मैंने उतार दिया है, ताकि आरोप ना लगा सकें कि हम दूसरे जातिवादी चश्मे से देखते हैं, और जातिवादी चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी दृष्टि की बलिहारी है, आपको अगर सारी चीज़ें जातिवादी दिखाई पड़ती हैं तो हो सकता है कि चश्मा आपका ही हो, चूँकि ऐसा है कि अगर आईने पे धूल पड़ी रहे तो आप कितना भी चश्मा बदल लो, चेहरा साफ़ कर लो, धूल आईने की ही साफ़ करनी पड़ेगी, तो ज़रा साफ़ कर लें तो बढ़िया रहेगा। नमस्ते।